हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टीजीटी यूजी नेट। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और लेक्चर्स वीडियो जो है वो भी जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? एक्टर ने, एरोन ने, कार्ल पॉपर ने या एच जे लास्की ने? और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल पॉपर ने। तो पॉपर ने मार्क्सवाद को क्या कहा है? एक युग का इन्होंने भ्रम कहा है मार्क्सवाद को। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसका राज्य संबंधी कोई भी सिद्धांत नहीं है? फेबियनवाद का, श्रेणी समाजवाद का, अराजकतावाद का, श्रमिक संघवाद का? और राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा। जो अराजकतावाद है इसका राज्य संबंधी कोई भी जो है सिद्धांत नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, इसका कोई भी सिद्धांत नहीं है। ठीक है। जैसा कि अराजकतावादी किसी प्रकार की कोई सत्ता ही नहीं चाहते थे। ठीक है, इनके अनुसार सत्ता की आवश्यकता ही नहीं है। और मानव की संपूर्ण स्वतंत्रता जिससे कि सुनिश्चित हो सके, यानी मानव संपूर्ण रूप से क्या हो? स्वतंत्र हो, बिल्कुल कोई भी उस पर नियंत्रण या कोई भी बंधन उस पर ना हो, जैसा कि सरकार या कानून के द्वारा उन पे बंधन या नियंत्रण उनको नियंत्रित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए अराजकतावाद हो जाएगा जिसका कोई भी सिद्धांत नहीं है। और ये शासनहीन और समाज का कल्याण किया जा सकता है ऐसा मानते थे। और ऐसे समाज में कानून के समझ समर्पण करना या किसी सत्ता की आज्ञा का पालन करके जो है सामंजस्य नहीं हो पाता है। और ये संपूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ठीक है, प्रादेशिक व व्यवसायिक की स्वतंत्र सहमति द्वारा जो है ये इन सब चीजों को मानते थे कि स्वतंत्रता आवश्यक है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कोई भी राज्य संबंधी सिद्धांत नहीं दिया है क्योंकि इन्होंने सत्ता की आवश्यकता जो है उसको नकारा है। ऑप्शन सी, सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है मार्क्सवाद की, प्रत्ययवाद की, उदारवाद की या सर्वाधिकार? प्रत्ययवाद को देखिए आदर्शवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रत्ययवाद यानी आदर्शवाद। तो सामुदायिकतावाद एक जो है क्या है? प्रमुख धारा है। और जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उदारवाद की। ग्रीन प्रत्ययवादी सिद्धांत के विचारक हैं। कौन? ग्रीन। और ग्रीन राज्य के कार्यक्षेत्र का वर्णन करते हुए मानते हैं कि राज्य केवल कानून बनाने वाली संस्था ही नहीं है। ठीक है, यानी सिर्फ राज्य कानून बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि वह समुदाय का क्या है? एक संगठित रूप है। और समुदाय किसी विवशता के कारण जुड़ा हुआ नहीं है कि कोई विवशता हो समुदाय को जोड़ने के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और जैसा कि सामान्य हित की भावना के कारण, बल्कि व्यक्ति क्या करता है, उसके अपने सामान्य हित होते हैं, लाभ होते हैं जिसके कारण वो एक दूसरे से क्या होता है? वो जुड़ा रहता है। ठीक है, और एक सूत्र में वो एकता की सूत्र में क्या है? बंधा रहता है। और जैसा कि समकालीन विचारक जो है उसमें सबसे मुखर प्रवर्तक एलिस्टियर हैं, माइकल सैंडल हैं, माइकल बार्जर हैं और चार्ल्स टेलर आदि भी इसमें जो है ये आते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उदारवाद की। सामुदायिकतावाद जो है एक प्रमुख धारा है उदारवाद की। फोर्थ क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। पहले भी हमने इस पे क्वेश्चन कई बार हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था संतुलन बनाए रखती है। और लोकतंत्र की उपरोक्त जो परिभाषा है वो किसने दी है? किससे संबंधित है? लोकतंत्र के सहभागी सिद्धांत से या लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से या मार्क्सवादी सिद्धांत या लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से। जैसा कि मैक फर्सन, ठीक है, सीबी मैकफर्सन ने अपनी चर्चित इनकी पुस्तक थी डेमोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी?
डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो इन्होंने डेमोक्रेटिक थ्योरी जो इनकी पुस्तक थी, डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिबट जो है रिट्रीवल, ठीक है, थ्योरी एसेज एसेज इन, ठीक है, रिट्रीवल। ये पुस्तक थी किसकी? माइक फर्सन की, डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल में इन्होंने लिखा है कि शुम्पीटर और डाल ने लोकतंत्र को ऐसी यंत्र व्यवस्था में बदल दिया है जिसका वास्तविक कार्य राजनीतिक बाजार में जो मांग और पूर्ति है, मांग और पूर्ति, तो मांग और पूर्ति का संतुलन क्या करना है उसे, जो है संतुलन का काम करना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से ये परिभाषा जो है ये संबंधित है। 6 क्वेश्चन है, किसने लोकतंत्र की एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित, लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? लॉर्ड ब्राइस ने, एच.जे. लास्की ने, जॉन लॉक ने या स्मिथ ने? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ब्राइस। तो ब्राइस ने अपनी दो इनकी महान कृतियां थी, और कृतियां जो थी अमेरिकन कॉमनवेल्थ और आधुनिक प्रजातंत्र में उन्होंने मुख्यतः शासन प्रणाली और जीवन शैली यानी के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राइस। 7 क्वेश्चन है, अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया है? रॉबर्ट मिशेल ने, जेम्स बर्नहम ने, विल्फ्रेड पैरेटो ने या मैक्स वेबर ने? 7 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स बर्नहम ने। जेम्स बर्नहम ने अभिजन सिद्धांत में आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाया है, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाया है उनके मतानुसार, यानी उनका मत है कि संभ्रांत वर्ग जो है, यानी अमीर वर्ग कह सकते हैं, तो संभ्रांत जो वर्ग है, संभ्रांत वर्ग की सत्ता का आधार उत्पादन तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर प्रभुत्व नियंत्रण में निहित है, यानी जो उत्पादन होता है और जो वितरण किया जाता है, तो उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर उसके प्रभुत्व जो है उसका, यानी स्वामी नियंत्रण से निहित है, पर उसके प्रभुत्व नियंत्रण में जो है वो निहित है साधनों पर। और इन्होंने प्रबंधकीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद से इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है, और इनके अनुसार पूंजी का मालिक नहीं होता बल्कि प्रबंधकों का पूंजी पर नियंत्रण होता है, ये कहते हैं जेम्स बर्न, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, मालिसबरी के दैत्य से इसके अतिरिक्त क्या अपेक्षा की जा सकती है? यह कथन किस पर लागू होता है? हॉब्स, लॉक, हीगल, मार्क्स। और यह कथन जैसा कि थॉमस हॉब्स पर लागू होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और हॉब्स का जन्म जैसा कि 1588 ईस्वी में मालिसबरी में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1588, ठीक है, 1588 में। और ये मालमेसबरी, ठीक है, हिंदी में कुछ अलग ही टाइप हो जाता है, तो ये हो जाएगा माल मेंस बरी, ये है इंग्लैंड। तो माल्समेसबरी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, और 1679 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था, ठीक है, 1600 जो है 79, 1679। और हॉब्स समझौता के फलस्वरूप संपन्न निरंकुश सर्वशक्तिशाली अब जो है अविभाज्य का निर्माण करते हैं जिस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता, और इस संदर्भ में ही उपरोक्त कथन कहा गया है कि मालिसबरी के दैत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी तथा प्रत्ययवादी दोनों माना जाता है? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। और यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगी ऑप्शन सी हो जाएगा,
रूसो को। रूसो की इस वक्ति में आदर्शवाद और व्यक्तिवाद दोनों का जो है समावेश दिखता है, और हम में से प्रत्येक अपने शरीर को, अपनी समूची जो है शक्ति को अन्य सबके साथ संयुक्त सामान्य इच्छा के जैसा कि सर्वोच्च निर्देशन में रखा जाता है, और अपने सामूहिक स्वरूप में हम प्रत्येक सदस्य को अविभाज्य अंश के रूप में जो है स्वीकार करते हैं। और वह लिखता है कि समझौता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर, यानी जो व्यक्ति समझौता करता है उसके व्यक्तित्व के स्थान पर, ठीक है, व्यक्तित्व के स्थान पर समूह बनाने की प्रक्रिया में, ठीक है, समूह बनाने की प्रक्रिया में एकदम नैतिक तथा सामूहिक निकाय का जन्म होता है, जो उतने ही सदस्यों से मिलकर बना है जितने की उसमें मत होते हैं, ठीक है। और इस तरह मनुष्य अपने व्यक्तिगत जो है रूप और सामूहिक रूप में जो है पाए जाते हैं, तो ये कहता है रूसो। तो इसे प्रत्ययवादी और जो व्यक्तिवादी और प्रत्ययवादी दोनों माना जाता है। 10th क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं, और जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा है? बोशाके ने, सर हेनरी मैन, हॉबहाउस या E.M. सेंट। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉबहाउस, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। हॉबहाउस की यह परिभाषा है, और हॉबहाउस इस दुविधा में से यह कहकर निकलना चाहते हैं कि यह या तो सामान्य है या इच्छा है, यानी या तो ये सामान्य है या फिर क्या है, इच्छा है। जैसा कि रूसो ने सामान्य जो है इच्छा का सिद्धांत दिया है, तो ये हॉब्स कहते हैं, हॉबहाउस कहते हैं कि या तो यह सामान्य है या तो फिर इच्छा है, यह कहकर निकलना चाहते हैं। और यह दोनों नहीं हो सकता है, या तो सामान्य कहा जा सकता है या तो फिर इच्छा ही कहा जा सकता है। सामान्य इच्छा के प्रति यह वास्तविक आपत्ति है, यह हॉबहाउस की। 11 क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी बल्कि भद्र बर्बर श्रेष्ठ बर्बर स्वर की स्थिति में था। यह कथन किस विचारक का? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे जैक्स रूसो, बोधा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो है सी, जे जैक्स रूसो, ठीक है। तो रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में, उन्होंने लिखा है कि इस अवस्था में मानव सभ्य बर्बर, ठीक है, सभ्य बर्बर है, और वह इस अवस्था में आदिकालीन जो सादगी थी उसकी ग्राम आनंद के जीवन का क्या करता है, उपभोग करता है और उसका उपयोग करता है, और वह विवेक द्वारा नहीं बल्कि अपने संवेग द्वारा प्रभावित होता है। यानी वो विवेक के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा वो करता है, संवेग के द्वारा, ठीक है। तो संवेग के द्वारा क्या करता है, वह प्रभावित होता है, और जिसका वस्तुओं पर क्या होता है, उसका सामान्य अधिकार होता है। अतः अपने व पराये में कोई भेद नहीं होता था, और किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे क्या आया, विवेक, समझदारी, सोचने की, समझने की शक्ति। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, विवेक जो है वो क्या हो गया, वो जागृत हो गया, जाग गया, ठीक है। तो विवेक जागृत हो गया, जो अपने और जो है पराये में क्या करने लगा, अपने और पराये में भेद करने लगा। यह बात सही भी कही जा सकती है आज के टाइम में भी, क्योंकि पहले जो है इतनी दूरियां नहीं होती थी लोगों में जितने की अब होने लगी हैं। जितने जितने इंसान समझदार होता जा रहा है उतने ही क्या होता जा रहा है, वो मतलबी और सेल्फिश होता जा रहा है। ये आपने महसूस जरूर किया होगा। तो यह कहता है कि जैसे जैसे विवेक उत्पन्न हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, अपने पराये में लोग भेद करने लगे, और निजी संपत्ति की प्रणाली उभरकर असमानता को जन्म देती है, और संपन्नों और विपन्नों में संघर्ष होने लगता है। हर आदमी निजी संपत्ति रखना चाहता है, और फिर क्या हुआ, संपन्न जो लोग हैं उनमें और जो विपन्न हैं यानी गरीब हैं उनमें संघर्ष होता है। तो है कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी बल्कि भद्र बर्बर
और श्रेष्ठ बर्बर वर्ग की स्थिति पर था, यह है जे जैक्स रूसो। 12 क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के पूर्व चिंतक थे सोफिस्ट विचारक, रोमन विचारक, स्टोइक विचारक या एपिक्यूरियन विचारक। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एपिक्यूरियन विचारक। ठीक है, देखिए हॉब्स हैं, लॉक है, रूसो हैं, से उनसे पूर्व सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है सूफी और एपिक्यूरियन विचारकों और पोबियस व जो है सिसरो, स्पिनोजा हैं, हुकर हैं, बुकानन हैं आदि के नामों का उल्लेख, ग्रेशियस हैं, इनका उल्लेख किया जा सकता है एपिक्यूरियन विचारक था। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के पूर्व चिंतक थे एपिक्यूरियन विचारक। 13 क्वेश्चन है, सहमति न केवल राज्य के निर्माण का आधार है बल्कि यह इसके संचालन का भी आधार है, यह कथन किससे संबंधित है? हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉक, ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉक कहता है उसके अनुसार राज्य की स्थापना कैसे हुई है। ठीक है, राज्य की स्थापना कैसे हुई लॉक कहता है, वो कहता है लॉक कि राज्य की स्थापना जो हुई है वो जन सहमति के आधार पर हुई, यानी लोगों ने सहमत होकर, ठीक है, जन सहमति के आधार पर हुई है राज्य की स्थापना। और तथा राज्य वर्तमान परिस्थितियों में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें किस पर टिका है? जन सहमति के आधार पर ही ये टिका है। तो ये कहता है कौन? जॉन लॉक। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदारवादी विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? हॉब्स, लॉक, बेंथम, लास्की। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा लास्की। तो राज्य एक यंत्र के रूप में, ठीक है, राज्य एक यंत्र के रूप में जैसे, यानी ठीक है, द स्टेट, ठीक है, द स्टेट एज ए, ठीक है, मशीन, ठीक है, तो द स्टेट एज ए मशीन यानी राज्य एक यंत्र के रूप में, अर्थात राज्य की यांत्रिक अवधारणा के समर्थक जो हैं वो कौन है? थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, ठीक है, और बेंथम हैं, जेस मिल हैं और आदि, तथा लास्की इस अवधारणा के समर्थक नहीं है, यानी थॉमस हॉब्स भी हैं, लॉक भी हैं, बेंथम भी हैं। कौन राज्य की यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है पूछा है, तो ये है जो एच जे लास्की, वो नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक विधियां मात्र विवेकशीलता की परामर्श है, यह किसने कहा है? बोना ने, हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉब्स ने। हॉब्स ने प्राकृतिक विधि और नागरिक विधि में क्या किया है? अंतर किया है इन्होंने। ठीक है, प्राकृतिक विधि और नागरिक विधि, इसमें क्या किया है इन्होंने? अंतर किया है। उनके अनुसार नागरिक विधि प्रभुसत्ता का क्या है? ये आदेश है। ठीक है, ये क्या है? प्रभुसत्ता का आदेश है। ठीक है, और जिसे बलपूर्वक लागू किया जा सकता है, जबकि जो प्राकृतिक विधि है, ठीक है, प्राकृतिक विधि है जो प्राकृतिक विधि क्या है? विवेक का, ठीक है, विवेक का आदेश है। ठीक है, यह है विवेक का आदेश और यह प्रभुसत्ता का आदेश। नागरिक विधि किसके अनुसार? थॉमस हॉब्स के अनुसार, जिसका केवल अलंकारिक ही महत्व है। ये कहते हैं विवेक के, प्राकृतिक विधि जो है विवेक का आदेश है जिसका केवल अलंकारिक महत्व है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।